हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म जो हमारा फोर्थ चैप्टर है फिजिक्स का, इसको कवर करेंगे। इसके जितने भी क्रक्स पॉइंट है जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, उन सभी को हम लोग देखेंगे, समझेंगे, सीखेंगे कैसे इन पे क्वेश्चंस आते हैं और क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, उन सभी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। तो ये क्लास बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, जिसमें हम लोग पूरा फोर्थ चैप्टर कवर करेंगे और वो भी कॉन्सेप्ट्स के साथ। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में डालें, वहाँ से मैं आपका डाउट सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। जो भी आपकी क्वेरीज आती हैं तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क मी। ओके, तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर करते रहें, इससे हमारी एनर्जी बनी रहती है। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो आज की क्लास की हमारी जो कहानी है वो शुरू होती है मैग्नेटिज्म, इसको हम बोल सकते हैं चैप्टर 4। ओके, तो यहाँ पर देखें शुरुआत होता है इंट्रोडक्शन से। किससे? इंट्रोडक्शन से। तो इंट्रोडक्शन उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, पर आप जान लीजिए इंट्रोडक्शन में ये हुआ कि शुरू में लोगों का मानना ये था कि जो मैग्नेटिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड है दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। पर इसके बाद कुछ लोग आए समय के साथ, जैसे सबसे पहले लॉरेंज महोदय आए, उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स दोनों क्या कहते हैं, एक दूसरे के साथ रहती हैं और दोनों मिलकर के मैकेनिकल फोर्स बनाती हैं। आगे हमको लॉरेंज फोर्स के बारे में भी पढ़ना है। दो टाइप का फोर्स है इनका, एक मूविंग चार्जेस के लिए और दूसरा है किसके लिए? करंट कैरिंग वायर के लिए। इन दोनों को पढ़ेंगे। फिर उसके बाद मैक्सवेल आए। मैक्सवेल ने क्या किया कि एनर्जी का रिलेशन दिया और इन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कॉन्सेप्ट दिया, जिससे ये क्लियर हो गया कि ये दोनों एक दूसरे से जुदा नहीं है, दोनों एक दूसरे पे डिपेंड करती हैं या दोनों एक दूसरे के साथ हैं। यानी यूं कहा जाए आसान भाषा में तो दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। बात समझ आई? तो आइए, ये था इंट्रोडक्शन। इसके बाद बात आती है ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट की। किसकी बात आती है? ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट। ऑरस्टेड ने जो अपने टाइम पे एक्सपेरिमेंट किया था, ये वो शख्स थे जिन्होंने सबसे पहले ये बताया कि मैग्नेटिक फील्ड कहाँ एग्जिस्ट करती है। तो लोग ढूंढते थे मैग्नेटिक फील्ड कहीं पे है कि नहीं है, उसको पता करने के लिए सबसे जो बेहतरीन चीज़ है वो है हमारा कंपास। तो कंपास हमको बताता है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है हमारी वो कहीं पे है कि नहीं है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया कि किसी करंट कैरिंग वायर के आसपास एक कंपास नीडल को लेके, जब कंपास नीडल को लेके गए तो नीडल में डिफ्लेक्शन आने लगा। तो इन्होंने कहा कि जी हाँ, जहाँ कहीं भी करंट है वहीं मैग्नेटिक फील्ड है। फिर से, जहाँ कहीं करंट है वहीं मैग्नेटिक फील्ड है। तो जहाँ करंट वहीं मैग्नेटिक फील्ड, ये कॉन्सेप्ट किसने दिया? तो ऑरस्टेड ने दिया। और इन्होंने बताया कि अगर करंट फ्लो कर रहा है तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए। तो उन्होंने बताया कि सर्कुलर पाथ पे होता है। आगे चल करके बायो-सेवर्ट लॉ ने इनको और अच्छे से एक्सप्लेन किया, वो भी हमको इसी चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ बेसिक्स थे कॉन्सेप्ट। अब हम बात करेंगे मैग्नेटिक फोर्स के बारे में। तो अगला हमारा जो टॉपिक आता है वो आता है मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स देखिए, यहाँ पर हमको पढ़ना है लॉरेंज का दिया हुआ फोर्स। कौन सा पढ़ना है? लॉरेंज का फोर्स पढ़ना है। तो लॉरेंज ने दो टाइप का फोर्स दिया था। कितने टाइप का फोर्स दिया था? दो टाइप का। कौन कौन सा, ये देख लेते हैं। तो एक दिया था इन्होंने पहला मूविंग चार्जेस के लिए, मूविंग चार्जेस इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, दूसरा इन्होंने दिया था करंट कैरिंग वायर, करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक नहीं सर, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो हमारी कहानी यहीं से शुरू होती है, मूविंग चार्ज इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो आइए देखते हैं ये कैसे काम करता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखा जाए तो इन्होंने कहा था, पहला कॉन्सेप्ट हमारा शुरू होता है मूविंग चार्ज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है हमारी, वो मैग्नेटिक फील्ड किसी और वजह से है, उसके बारे में अपने को जानकारी नहीं है। वो 5th चैप्टर में हम लोग देखते हैं सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या क्या हो सकता है। अर्थ भी हमारी मैग्नेटिक फील्ड का एक सोर्स है, पर वो अलग की बात है कि इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो बहुत कम होता है, 10⁻⁵ के आसपास होता है। ठीक है, इंटरस्टेलर स्पेस में अगर आप मैग्नेटिक फील्ड देखने जाएँ, NCERT में टेबल दिया हुआ, अगर आप उसमें देखें तो वो सारी चीज़ें बताया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखा जाए तो मान लीजिए ये क्रॉस। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, ये क्रॉस का मतलब क्या है। क्रॉस का मतलब हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रही है। ठीक है, और बी से हमने डिनोट किया है मैग्नेटिक फील्ड को, और यहाँ पर हमने किसी चार्ज को इसमें भेजा है।
इस चार्ज की जो रफ्तार है वो कितनी है, तो इस चार्ज की रफ्तार इतनी है v। इसका मास कितना है, तो इस चार्ज का जो मास है वो है m, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, मास की जब पड़ेगी तब बात करेंगे। तो इन्होंने कहा कि अगर कोई चार्ज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो उस पर जो फोर्स लगता है वो लगता है q v क्रॉस b। अब यहाँ पर एक खतरनाक चीज़ आ गया इसको बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं बच्चों, क्रॉस प्रोडक्ट। ये जो चीज़ हम लोग यहाँ यूज़ किए इसको बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट का अगर आपने नहीं देखा या आपको इसमें कोई कन्फ्यूज़न है तो आप वेक्टर के प्लेलिस्ट में जाकर के वहाँ से क्रॉस प्रोडक्ट देख सकते हैं। ठीक है, एक ही वीडियो में आपका सारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, वहाँ से जाकर के आप देख सकते हैं वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट उसमें आपको मिल जाएगा। ओके, तो आइए अब हम आगे चर्चा करते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो ये जो फोर्स है, फोर्स कैसा है, F इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कॉन्टेनिंग, किसको किसको कॉन्टेन किया हुआ प्लेन, v वेक्टर एंड b वेक्टर। जो फोर्स है वो दोनों पर परपेंडिकुलर है। डायरेक्शन इसका कैसे निकालते हैं, तो डायरेक्शन फाउंड बाई, एक मैं यह नाम लिख रहा हूँ RHTR। ये RHTR का मतलब होता है राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल देख ले कैसे काम करता है, ये भी बता देंगे। राइट हैंड थंब रूल, ठीक है, तो ये बताएगा डायरेक्शन फोर्स किधर लग रहा है। तो ये रहा हमारा राइट हैंड। इसको अगर आप देखें तो इसमें दो पार्ट है, एक फिंगर्स है और एक थंब है। तो ये घूमती हैं और थंब क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है फोर्स का। ओके, तो मान लीजिए कि हमको सबसे पहले देखना है v क्रॉस b है, तो हमने क्या किया कि v की तरफ अपने फिंगर्स को करेंगे और क्रॉस जिसके साथ है उस तरफ घुमाएंगे। तो देखा जाए तो ये सिचुएशन बन रहा है ऐसे। ठीक है, सिचुएशन ऐसे बन रहा है, देखो ये हमारा v हो गया और ये अंदर की तरफ जा रहा है, ये क्या है, b है। तो हम क्या करेंगे, v और क्रॉस b ऐसे घुमा दिए तो फोर्स किधर लग रहा है, ऊपर। तो फोर्स का डायरेक्शन हम किधर दिखाएंगे, फोर्स का डायरेक्शन हमारा लग रहा है ऊपर की तरफ। ठीक है, तो ये हम डायरेक्शन ऐसे निकाल लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं आगे इसके बाद और भी क्या चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है उनको कवर करते हैं। ठीक है, देखें इसके बाद जो बात आती है वो आती है अगर इसका मैग्नीट्यूड निकाला जाए तब, तो ये हो जाएगा QVB साइन थीटा। आप जानते हैं डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट से आने वाली चीज़ में हमको साइन थीटा मिलता है। अब यहाँ पर देखिए F0 कब कब हो सकता है, तो पहला केस जब चार्ज ज़ीरो हो, दूसरा केस जब वेलोसिटी ज़ीरो हो, तीसरा केस मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो हो, और चौथा केस जब थीटा की वैल्यू 0 या 180 हो। ये सारे वो केसेस हैं जिनसे हम इन सारी चीज़ों को समझते हैं। कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें जो आपको नोट कर लेनी चाहिए वो ये हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या होगा, तो यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ बी वेक्टर। बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड, बी यहाँ पर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, ध्यान रहे बी यहाँ पर है मैग्नेटिक फील्ड। ओके, चलिए बी यहाँ पर है मैग्नेटिक फील्ड। तो आइए देखते हैं क्या होता है इसका। तो यहाँ से अगर हम देखने की कोशिश करें तो हमको क्या दिखाई देगा, देखिए बी को अगर हम सब्जेक्ट मानेंगे तो ये हो जाएगा FQV। फोर्स का क्या होता है, न्यूटन, चार्ज का होता है कूलम और वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड। तो देखा जाए तो ये हो जाएगा न्यूटन सेकेंड अपॉन कूलम मीटर, ये हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा इसको अच्छे से लिखा जाए तो न्यूटन पर कूलम पर मीटर सेकेंड। इसी को बच्चों टेस्ला बोला जाता है। इसी क्या बोला जाता है, 1 टेस्ला। निकोला टेस्ला जो थे हमारे महान फिजिसिस्ट, उनके नाम पर इस मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट को रखा गया है। ठीक है, अब देखो 1 टेस्ला में कितना होता है, तो 1 टेस्ला में होता है 10⁻⁴ गॉस। गॉस वही जो हम लोगों ने गॉस लॉ पढ़ा था, उन्हीं के नाम पे गॉस दिया गया है। इसको जनरली CGS यूनिट बोला जाता है, किसका, बहुत ही छोटे क्वांटिटीज़ को दिखाने के लिए गॉस का यूज़ करते हैं, बड़े क्वांटिटीज़ को दिखाने के लिए टेस्ला की यूज़ की जाती है। ठीक है, तो ये हमारे हो गए इनसे रिलेटेड चीज़ें। अब अगर हमको यहाँ पर डायमेंशनल फार्मूला लिखना हो तो डायमेंशनल फार्मूला बी का क्या हो जाएगा, फोर्स का लिख दो, फोर्स का होता है mLT⁻²। ओके, ये S है, S के लिए क्या लिखेंगे, T लिखेंगे, S सेकेंड है, टाइम है। C के लिए लिखा जाता है AT, Q = IT होता है वहाँ से, और M के लिए लिखा जाएगा L। ओके, तो अगर आप ध्यान से देखें तो L ने N को कैंसिल किया,
एक टी से एक टी गया तो यहाँ पर बचा क्या, m a के पावर -1 t के पावर -2। ये हमारा हो गया मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशनल फार्मूला। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने इन सभी चीज़ों को देखा। अब देखिए इस पे क्या क्या कॉन्सेप्ट और बनते हैं उनको हम लोग देखेंगे। यहाँ से ये थीटा जो है ये डिसाइड करता है मोशन का टाइप, तो अब हम लोग उसी के बारे में बात करेंगे कि थीटा के अकॉर्डिंग कैसे हमारा मोशन चेंज करता है। तो फटाफट आप इतना नोट कर लीजिए, तब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे अलग अलग एंगल पे मोशन कैसा होता है। ठीक है, अलग अलग एंगल पे हमारा मोशन कैसा होता है। तो सबसे पहला केस, जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री या 180 हो। ठीक है, तो मान लीजिए ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड और ये हमारा चार्ज Q जो इस तरफ जा रहा है V से। तो इस केस में देखा जाए तो थीटा की वैल्यू 0 है। ठीक है, तो फोर्स कितना लगेगा, फोर्स लगेगा 0। इसका मतलब पाथ कैसा होगा चार्ज का, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन पे मूव करेगा विदाउट डेविएशन। इसी का दूसरा नाम क्या होता है, विदाउट डेविएशन। ये बिना डेविएशन के जाएगा। ठीक है, चलिए अगला केस जो हमारा है वो है जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो। बेहद इंपॉर्टेंट केस है ये। मान लेते हैं ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसे क्रॉस का मतलब नीचे जा रहा है, और चार्ज इसमें जब घुसता है तो वो चार्ज क्या करने लगता है, सर्कुलर मोशन करने लगता है। कैसा सर्कुलर मोशन करता है, यूनिफॉर्म। और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की कहानी आप लोग जानते हैं। ठीक है, तो चार्ज पार्टिकल जो है हमारा वो ऐसे मूव करने लगता है, देख रहे हैं, ये ऐसे मूव करने लगता है। तो इस केस में एक रेडियस इसका बनेगा r। वो रेडियस कितना होगा ये हम निकालते हैं। फोर्स किधर लगेगा, तो आप देख लीजिए, क्रॉस b करेंगे तो आपको फोर्स का डायरेक्शन मिल जाएगा, देख लीजिए करके। वेलोसिटी हमारी ये सारी हैं, v दिया हुआ है। तो अगर हम देखें तो ये v और इंटू b यानी ऊपर की तरफ, तो फोर्स हमेशा हमेशा किधर लग रहा है, ऑलवेज टुवर्ड्स सेंटर, ऑलवेज टुवर्ड्स सेंटर। तो ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करने लगेगा, क्योंकि किसी भी सर्कुलर पाथ पे घूमने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो उस हिसाब से हम यहाँ पर लिख सकते हैं QVB sin 90 इज इक्वल टू mv²/r। मान लेते हैं इसका मास कितना है m, चार्ज कितना है q। m ने v को उड़ाया, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा QB, ये 1 हो गया, और ये हो गया mv/r। यहाँ से आप निकाल सकते हैं v, r निकाल सकते हैं। तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा mv/qb। यहाँ से देखें, यहाँ से और भी चीज़ें आती हैं, बहुत सारे फार्मूले यहाँ से आते हैं। तो फटाफट आइए देख लेते हैं। r को हम लिख सकते हैं p/qb। p का मतलब, p को बोलते हैं लीनियर मोमेंटम, और लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला कितना होता है, mv। रिलेशन होता है लीनियर मोमेंटम में और किस में, काइनेटिक एनर्जी में। कैसा रिलेशन होता है, इसको k बोल देंगे। तो रिलेशन कैसा होता है, देखो ये काइनेटिक एनर्जी तो बनेगी मल्टीप्लाई करने के बाद। तो p इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2mk और ये अंडर रूट, तो इसको रख देंगे तो r का फॉर्मूला बन जाएगा √2mk/qb। एक कॉन्सेप्ट इसमें आता है एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल का। किसका आता है, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल का। एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल क्या होता है, तो W इज इक्वल टू होता है QV। ठीक है, यहाँ पर V0 लगा देते हैं ताकि आपको वेलोसिटी और इसमें पहचान हो जाए। ओके, अब देखो ये हो गया हमारा, और W इज इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी होता है। तो ये इसके बराबर हो गया, तो काइनेटिक एनर्जी की जगह रख दो। तो रेडियस का फॉर्मूला हो गया √2mqV0/q/b, वेयर V0 क्या है, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आप फटाफट इनको नोट करें, लेकिन उससे पहले भी और भी चीज़ें हैं। तो हमने रेडियस निकाला है। रेडियस के बाद जो बातें आती हैं वो आती हैं टाइम पीरियड। टाइम पीरियड के लिए कितना चला होगा, 2πr चला होगा। कितने से चला है, v से। तो r की वैल्यू रख दो, 2πr की वैल्यू कितनी है, mv/qb। v ने v को कट कर दिया, तो टाइम का फॉर्मूला आ गया 2πm/qb।
अगर हम फ्रीक्वेंसी निकालना चाहते हैं तो फ्रीक्वेंसी 1 बाई कितना होता है, टी हो जाता है, तो ये हो जाएगा क्यू बी अपॉन 2 पाई एम। यहाँ से अगर आप निकालना चाहते हैं ओमेगा, तो ओमेगा कितना हो जाएगा 2 पाई एफ, तो यहाँ रख दीजिए 2 पाई, यहाँ हो गया क्यू बी अपॉन 2 पाई एम, 2 पाई से 2 पाई गया क्यू बी बाई एम, तो ये आ गया हमारा ओमेगा का। यहाँ पर आप देखें कौन कौन चीज़ इंडिपेंडेंट होता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ टी, फ्रीक्वेंसी और ओमेगा ऑल आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम वी। वी मतलब वेलोसिटी कह लो या स्पीड कह लो, ठीक है, पर वेलोसिटी बोलना जनरल टर्म में। तो ये हमारा हो गया सेकेंड केस का कंप्लीट सिस्टम। अब यहाँ के बाद हम बात करेंगे, एक टर्म हमारा आता है जिसमें वो क्या करता है, हेलिकल मोशन करता है, तो हम उसके बारे में अब बात करेंगे। तो फटाफट आप इतना नोट कर लीजिए, स्क्रीन पॉज करके। अब आइए हम लोग हेलिकल मोशन वाला कॉन्सेप्ट देखते हैं। अब एंगल हमारा 90 से छोटा रहेगा लेकिन 0 से बड़ा रहेगा, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होता है उसको समझते हैं, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। इन सभी चीज़ों पे जितने फार्मूला लिखा है इन पे धक्का-धक क्वेश्चन आते हैं, तो आप थोड़ा सा इनका ध्यान रखेंगे। ओके, चलिए, और अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एकदम दबा के करिए, ठीक है। चलिए, तो अगला टॉपिक है हमारा तीसरा केस, हमारा थीटा की वैल्यू कैसी हो, 90 डिग्री से छोटी हो, ओके, और 0 से बड़ी हो। तो इस केस में मान लेते हैं कि कुछ हमारे ये सिस्टम है, जैसे मान लीजिए y है, ये z है और ये हमारा x है। इस केस में हमने ऐसा वेलोसिटी दे दिया है। मैग्नेटिक फील्ड हमारा किस तरफ है, तो मैग्नेटिक फील्ड हमारा ऐसे इस तरफ है। जैसे ही इस चार्ज पार्टिकल को भेजेंगे, चार्ज पार्टिकल ऐसे ही मोशन करने लगेगा। इसको बोलते हैं हेलिकल पाथ। क्या बोलते हैं, इससे रिलेटेड एक फिनोमेना है एरोरा बोरेलिस करके, है ना, बहुत ही नामी गिरामी फिनोमेना है। तो यहाँ देखें ये एंगल थीटा, और इस केस में हमको दो वेलोसिटी मिलेगी। देखें, एक मिलेगी v, इसको बोलते हैं h मतलब हॉरिजेंटल कह लो, ये मिलेगा v cos थीटा, ठीक है, और एक मिलेगा v वर्टिकल, ये मिलेगा v साइन थीटा। कितना मिलेगा, v साइन थीटा। अब देखो, v साइन थीटा कहेगा कि तुम सर्कुलर मोशन करो और ये कहेगा कि तुम आगे भी बढ़ो, ठीक है। तो ये पार्टिकल कंफ्यूज नहीं होता, ये पार्टिकल बड़ा समझदार है। ये कहता अच्छा ठीक है, चलो दोनों की बात मान लेते हैं। दोनों की बात मानता है तो गजब की चीज़ निकल के आती है, जिसको हम लोग बोलते हैं हेलिकल पाथ। तो जब कभी एंगल 90 से छोटा हो और थीटा से ग्रेटर हो, उस केस में जो हमारे चार्ज पार्टिकल का मोशन होता है वो कैसा होता है, हेलिकल पाथ का मोशन होता है। अब देखो, यहाँ से यहाँ की जो दूरी है ये दो कॉन्सिक्यूटिव, यानी एक रिवोल्यूशन में जितना फॉरवर्ड मोशन वो करता है उसको बोलते हैं पिच। क्या बोलते हैं, पिच बोलते हैं, ओके। तो अगर यहाँ से आपसे रेडियस पूछ ले, इसका रेडियस कितना है r, तो रेडियस आप बता सकते हैं mv वर्टिकल अपॉन qb। v वर्टिकल का फॉर्मूला रख दीजिए mv साइन थीटा बाई qb। पिच निकालने की बात आती है, कम ऑन, पिच कैसे निकलेगा, तो पिच निकालने की बात क्या है, पिच निकालने का फॉर्मूला है कि एक रिवोल्यूशन में कितना चलेगा, तो एक रिवोल्यूशन में वो चलेगा, यानी वेलोसिटी इसकी कितनी है और टाइम पीरियड कितना लेगा, एक ऑसिलेशन में कितना टाइम लेगा, इतना, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर ये वाली चीज़ यूज़ किया है, v = x/t, x निकालने के लिए v × t कर दिया है, ठीक है। अब देखें t का फॉर्मूला हुआ करता था, अभी हम लोगों ने नोट किया था, कितना हुआ करता था भाई, तो 2 पाई m/q और b, और यहाँ पर कितना है v cos थीटा। तो ये हमारा आ गया पिच का फॉर्मूला। इस तरीके से हमारा ये पूरा कॉन्सेप्ट ख़त्म हुआ। इसमें एक आता है वेलोसिटी सेलेक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, उसको भी ख़त्म कर लेते हैं इसी साथ। वेलोसिटी सेलेक्टर, ये जो कॉन्सेप्ट है ये होता है, ये कहता है कि मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल किस पे बेस्ड है, मोशन ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल इन कंबाइंड फील्ड, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इसी को बोला जाता है क्रॉस फील्ड भी। क्या बोला जाता है, इसका दूसरा नाम क्या है, क्रॉस फील्ड, ठीक है।
तो इसमें अगर हो तो कैसा हो, तो मान लेते हैं कि ये हमारा कोई मोशन होने वाली चीज़, ओके। यहाँ पे थोड़ा सा हमको डायग्राम देखना पड़ेगा। जस्ट सेकेंड। जी हाँ, एक इलेक्ट्रॉन है जो आगे की तरफ बढ़ रहा है, इस तरफ है हमारा मैग्नेटिक फील्ड, इस तरफ है इलेक्ट्रिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन एनसीईआरटी का ही डायग्राम ले रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है जेड की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया जेड की तरफ, ओके। और ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। अब यहाँ पर देखो कोई चार्ज पार्टिकल अगर जाएगा, ठीक है, तो हमारे पास फार्मूला क्या क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फार्मूला होता है QE, और मैग्नेटिक फील्ड वाला होता है QV क्रॉस B, ठीक है। तो देखते हैं, तो ऐसे हमको सेटिंग बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पर अगर हम चार्ज पार्टिकल को भेजते हैं, ठीक है, हाँ, तो मान लेते हैं ये हमारा चार्ज पार्टिकल इस तरफ जाने लगेगा, ये है Q और ये इस तरफ जा रहा है V से, ओके। तो जब ये V वेक्टर से इस तरफ जाएगा तो इस पे दोनों फोर्सेस लगेंगे, ये दोनों। तो ये वाला फोर्स किधर लगेगा, इधर FBD में देख लीजिए आप, ऊपर की तरफ लगेगा QE वेक्टर और नीचे की तरफ लगेगा Q नीचे की तरफ, क्योंकि ये हमारा x है और इस तरफ वेलोसिटी है, और हम क्या करते हैं V क्रॉस B करते हैं। तो V क्रॉस B ये सामने की तरफ है ना Z, ऐसे 3 एक्सिस ऐसे हैं, तो ये सामने की तरफ ही तो है Z, ऐसे है, ठीक है। तो V क्रॉस B करेंगे तो नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है, समझ आई बात। तो ये जो फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है कितना लग रहा है, तो ये V मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखेंगे तो B हो जाएगा QVB, ठीक है। तो यहाँ पर हमको बताना है कि वेलोसिटी ऐसे रखनी है इसकी कि विदाउट डेविएशन जाए, कैसा जाए, विदाउट डेविएशन की ये जाए। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, नेट फोर्स 0 करना पड़ेगा, ठीक है। तो F नेट को 0 किया जाए तो कितना हो जाएगा, QE इज इक्वल टू हो जाएगा QVB, Q ने Q को उड़ाया, V इज इक्वल टू हो जाएगा E/B। यही वेलोसिटी से अगर हम उसको भेजेंगे तो वो बिना डेविएशन के जाएगा, इसी को बोलते हैं वेलोसिटी सेलेक्टर, ठीक है। तो अब आइए अब हम बात करते हैं अगला जो हमारा टॉपिक है उस पर, और वो है फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर। उस पर फोर्स कितना लगेगा उसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए आप स्क्रीन पॉज करके बीच बीच में रोकते रहिएगा, ठीक है, समय बचाने के लिए। मैं कभी कभी बोलना भूल जाता हूँगा। चलिए, तो अब हम बात करेंगे फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, ओके। चलिए, तो अगला टॉपिक है हमारा फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग वायर, ठीक है। करंट कैरिंग वायर को अगर हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में डाल दें तो क्या होता है, आइए इसको देख लेते हैं। मान लीजिए ये अपना PR ऐसा मैग्नेटिक फील्ड, ओके, और ये B है हमारा वेक्टर, ऐसे किसी और वजह से है, मुझे भी पता नहीं है, हमको भी पता नहीं है, पर लेकिन किंतु परंतु बंधु यहाँ पर एक कंडक्टर है और उस कंडक्टर में करंट I फ्लो कर रहा है, उसका लेंथ कितना है L। तो इस कंडक्टर पे जो फोर्स लगेगा, फिजिक्स कहता है कि ये जो फोर्स है ये फोर्स होता है F इज इक्वल टू I L क्रॉस B वेक्टर, ऐसे लगता है, ठीक। फॉर वेरी स्मॉल पार्ट, बहुत ही छोटे पार्ट पे अगर हम बात करें तो छोटा पार्ट DL में बदल जाएगा, तो जो F होगा वो होगा छोटा सा फोर्स होगा I DL क्रॉस B, ये हो जाएगा। अगर हम इसको पूरा निकालना चाहते हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन I DL क्रॉस B करना पड़ेगा, और यहाँ से हम निकाल लेंगे। जनरली ये इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला है वो देखो, यहाँ पर इंटीग्रेशन जब DL करते हैं I DL, तो यहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं, लॉ ऑफ पॉलीगन यूज़ करते हैं। लॉ देख रहे थे कि करंट कैरिंग वायर पे कितना फोर्स लगता है, तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि क्या क्या सिचुएशंस इनमें निकल के आती हैं, उनको देख लेंगे। तो मान लेते हैं कि ये लेंथ दिया हुआ है इसका L और इसका मास दिया हुआ है M। तो इसमें क्वेश्चन पूछता है, नीचे की तरफ इसमें लग रहा है mg, ऊपर की तरफ जो फोर्स लगेगा वो लगेगा ILB। और ये फोर्स निकलता कैसे है, तो ये निकालने का फॉर्मूला है RH TR से।
RSTR जो है डायरेक्शन बताता है कि फोर्स किधर लगेगा। तो यहाँ पे जनरली mg को इसके बराबर कर देंगे तो ये क्वेश्चंस हो जाते हैं। पर कभी कभी और किस टाइप के क्वेश्चन पूछता है, तो कभी कभी पूछता है आपको ऐसे मतलब घुमाने के लिए ऐसे घुमावदार क्वेश्चन दे देगा, लाइक दिस, ऐसा दे दिया, ठीक, इसका रेडियस दे दिया r। तो यहाँ पर जो लॉ ऑफ पॉलीगन मैं आपको समझा रहा था उसका कॉन्सेप्ट बड़ा काम आता है। तो यहाँ पे देखिए हम इसको छोटे छोटे वेक्टर्स में कन्वर्ट कर देंगे, छोटे छोटे वेक्टर्स में, छोटे छोटे वेक्टर्स में। ये छोटे छोटे वेक्टर्स, इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो ठीक इस तरफ आएगा और ये कितने के बराबर होगा, 2r के। यही हमारी वैल्यू हो जाएगी l की, ठीक है। तो यहाँ पर जो नेट फोर्स लगेगा उस नेट फोर्स को मान लेते हैं इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है I। तो F इजिक्वल टू फॉर्मूला होता है ILB और साइन 90 डिग्री आसानी से आप रख सकते हैं क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट से मिलने वाली चीज़ यही होती है। तो ILB, L की जगह कितना रखेंगे, L की जगह रखेंगे 2r, तो हो गया 2r और B, तो फॉर्मूला आ गया 2RBI। एक और आता है क्लोज लूप के लिए, ठीक है, ये दूसरा केस था। तीसरा आता है क्लोज लूप। तो मान लेते हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड इस बार डॉट डॉट लेते हैं, साकला का बूम बूम, ये हो गया हमारा डॉट डॉट, ठीक है। ये हो गया हमारा इस तरफ, ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, सब लेंथ L है, 60 डिग्री का एंगल है, वो समझ लेना। अब देखो फोर्स कैसा लग रहा है, तो IL क्रॉस B ऊपर की तरफ है, फोर्स इधर लगा, तो फोर्स को हमने इधर दिखा दिया, टीचर, इसकी वजह से इधर, इसकी वजह से इधर, और फोर्स कैसा होगा, इक्वली होगा। तो F नेट जो होगा वो कैसा होगा हमारा, F नेट हो जाएगा 0। तो क्लोज लूप में अगर करंट फ्लो कर रहा है और वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है तो उस पर जो फोर्स आता है, करंट कैरिंग फोर्स, वो 0 आता है। ये हमारा कॉन्सेप्ट हुआ, ठीक है। इसके बाद यहाँ तक आप नोट कर लीजिए। अब अगला जो हमारा टॉपिक है वो है बायोट-सेवर्ट लॉ, तो हम उसके बारे में अब चर्चा करेंगे। उससे पहले हम उम्मीद करते हैं कि आप इसको नोट कर चुके होंगे। तो अगला टॉपिक है हमारा बायोट-सेवर्ट लॉ। आइए उसको देखते हैं, समझते हैं बायोट-सेवर्ट लॉ क्या होते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, तो बायोट-सेवर्ट लॉ के बारे में देखते हैं, समझते हैं। मार्कर चेंज कर लूं मैं। बायोट-सेवर्ट लॉ, देखो बायोट-सेवर्ट लॉ में क्या है कि मान लेते हैं यहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंटल पार्ट जिसका नाम मैंने रखा आइडियल वेक्टर, यहाँ से दूर किसी पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस कैसे आएगा आगे देखेंगे। ये हमारा आर का है और ये एंगल है हमारा थीटा, ओके। चलिए, तो अब यहाँ पर आपको देखना है, इन्होंने कहा था कि देखिए जी, जो छोटका मैग्नेटिक फील्डवा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसके क्रॉस, किसके, आर के, और ऐसा इन्होंने बताया, ओके। जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा एक नया कांस्टेंट आएगा जिस कांस्टेंट का नाम है म्यू नॉट बाई 4 और ये हो गया आइडियल क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब। अब यहाँ से कुछ समझदार लोग कहते हैं कि, सॉरी गड़बड़ बोल दिया मैंने, समझदार तो सारे हैं, इसको हम कह सकते हैं ये हमारा वेक्टर फॉर्म है, ओके। अब अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड के लिए देखो क्या लिखना पड़ेगा, dB म्यू नॉट बाई 4 आइडियल आर, और देखो क्रॉस प्रोडक्ट से मिलने वाली चीज़ साइन थीटा होती है, ये आर ने आर को मार डाला, तो dB मिल जाएगा म्यू नॉट बाई 4 dl साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारा आ गया मैग्नीट्यूड। अब यहाँ पे समझना है म्यू नॉट बाई 4 जो है ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है इतना, यूनिट होगा टेस्ला, और मीटर ने मीटर को मारा है तो 1 मीटर, और पर एम्पियर, ओके। डायमेंशनल फार्मूला आपको निकालना पड़ेगा। म्यू नॉट को बोलते क्या है, तो बोलते हैं परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। कौन सा स्पेस, फ्री स्पेस की जो परमिएबिलिटी है वो होती है म्यू नॉट, ओके। तो ये कहानी है हमारी। अब इसमें जो है इसके एप्लीकेशंस के बारे में बात करेंगे। तो एप्लीकेशन कहाँ है इसका, तो एप्लीकेशन जो है इसका वो है, कोई मान लीजिए करंट कैरिंग वायर है, लूप है सर्कुलर, इससे यहाँ पर कोई पॉइंट P है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ होगा, वो हमको बताना है कितना होगा। तो जहाँ पर इसका रेडियस दिया हुआ है A, यहाँ से दूरी दे रखी है x, और करंट इसमें फ्लो कर रहा है ऐसे I। तो देखा यह गया है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है इसकी वजह से वो कितनी होती है, डेरिवेशन में यहाँ पे नहीं लूँगा,
b इज इक्वल टू होता है म्यू नॉट बाई 2 और यहाँ हो जाता है i, एक सेकेंड, फॉर्मूला थोड़ा सा बड़ा है तो इसको अपन लोग देख लेते हैं, गलती करने से अच्छा है। म्यू नॉट i r का स्क्वायर, r यहाँ पर इसका रेडियस है, जी हाँ, और अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर के स्क्वायर का 3/2, ये हमारा होता है। इफ़ n इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स हो जाए, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स हो जाए तो b इज इक्वल टू होगा म्यू नॉट एन आई आर का स्क्वायर अपॉन 2 एक्स का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर 3/2। ये होता है किसी एक्सिस पर जो दूरी कितनी है, x दूरी पर कोई पॉइंट हो वहाँ पर। अगर सेंटर की बात करें तो सेंटर पे इसका चीज़ बदल जाएगा, वो भी करेंगे, पहले आप इतना नोट कर लीजिए तब हम सेंटर वाली बात करते हैं। ओके, चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इनको नोट कर लिया है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे, सेंटर वाला कॉन्सेप्ट देखेंगे कि सेंटर पे कितना लगता है और कैसे इस पे क्वेश्चंस आ सकते हैं, उनको भी देखा जाएगा। जी हाँ, तो सेंटर वाला देख लेते हैं। एट सेंटर, तो सेंटर की जब बात करेंगे लाइक दिस, तो सेंटर की बात करने के लिए x को हमको क्या करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा। x 0 करो, देखो यहाँ पर क्या आता है, मान लेते हैं ऐसे करंट फ्लो कर रहा है I, ओके, रेडियस इसका r है, तो b सेंटर पर हो गया म्यू नॉट बाई 2 n आई r का स्क्वायर अपॉन x तो 0 हो गया भाया, हाँ सही कह रहे हो भाई। अब देखो ये हो गया म्यू नॉट एन आई आर का स्क्वायर अपॉन 2 आर क्यूब, टिचुक टिचुक, इसने इसको कट किया, एक आर ने एक आर को मारा तो म्यू नॉट एन आई बाई 2r, ये आया हमारा फार्मूला। तो ये पूरे सर्कल के लिए है। अगर कोई एंगल के फॉर्म में दिया रहे तब क्या होगा, जैसे थीटा दिया रहे, ओके, ये रेडियस r है, इसके सेंटर पर कितना होगा मैग्नेटिक फील्ड करंट, ऐसे I है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, b इज इक्वल टू लिखते हैं, पूरे का लिख दो म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r, और साथ में क्या कर दो, थीटा बटे में 360 वाला कॉन्सेप्ट लगा दो। ये डिग्री के लिए है, अगर रेडियन में आता है तो अब मुद्दा ये है सर डायरेक्शन कैसे पता करेंगे, किधर जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड। तो डायरेक्शन पता करने का तरीका है फिर से अपना RHTR, राइट हैंड थंब रूल। क्या करेंगे इसमें, जब करंट घूमता है तो फिंगर्स को घुमा के अंगूठा डायरेक्शन बताएगा। तो ये घूम रहा है तो इधर अंदर है, ये घूम रहा है तो इधर बाहर है। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है डॉट, यहाँ पर कैसा है क्रॉस, ओके, चेक कर लेना आप। तो ये हमारा हो गया एप्लीकेशन उसका, बायो-सेवर्ट लॉ का। अब अगला जो हमारा टॉपिक है वो है एम्पियर सर्किटल लॉ। तो आइए एम्पियर सर्किटल लॉ के बारे में देख लेते हैं फटाफट, क्या होता है कैसे होता है। हाँ, एक चीज़ और इसमें जो मुझे आपको बतानी थी वो है सर्कुलर वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो ये मान लो ऐसा हो गया, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है लाइक दिस, तो ऊपर ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं, ठीक है, ये देखो ऐसे निकल रही हैं और इधर से आ रही हैं, ओके, ये हमारा बनता है। तो इसको देख लें, सब पूछा जाता है यहाँ से, इससे तो क्वेश्चंस पक्का आता है। चलिए अब हम बात करेंगे एम्पियर सर्किटल लॉ के बारे में। आप बीच बीच में स्क्रीन को पॉज करके नोट करते रहें क्योंकि वीडियो बहुत लंबा है, बाद में आपको दिक्कत हो सकती है, ओके। तो अगला पॉइंट है हमारा एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ, ठीक है। तो एम्पियर सर्किटल लॉ देखिए अपने आप में क्या कहता है, ये कहता है कि अगर मान लीजिए कि कोई एक ऐसा लूप है और उसमें से ऐसा लूप हम बनाते हैं, हाँ मान लेते हैं ऐसा लूप है, इसमें करंट्स है हमारे, डॉट का मतलब करंट बाहर आ रहा है, I1 क्रॉस का मतलब करंट अंदर जा रहा है। तो कहता है लूप के अंदर बाहर वाले से लेना देना नहीं है, जैसे गॉसेस लॉ था ना वैसा ही कुछ है, लेकिन ये कहते हैं कि बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, डीएल क्या है, इस पूरे का लेंथ होगा, सर्कुलेशन है, इसको लाइन इंटीग्रल बोलते हैं, ये इक्वल होता है म्यू नॉट आई इनसाइड के, इसको बोलते हैं बायो-सेवर्ट लॉ। इसमें 3 सिचुएशन हो सकता है। अगर यहाँ देखा जाए तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे आएगा, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आएगा, देख रहे हो हर पॉइंट पे चेंज कर रहा है डायरेक्शन, लेकिन मैग्नीट्यूड इसका कांस्टेंट रहेगा। डीएल कैसे लेंगे, तो डीएल हम ऐसे लेते हैं इस तरफ, ये जो हो गया ये हमारा हो गया डीएल, है ना।
तो ये हमारा होता है बायो सेवर्ट लॉ। ये कहता है कि किसी भी क्लोज लूप में अगर करंट्स हैं तो उनका जो लाइन इंटीग्रल होगा बी डॉट डी एल वो इक्वल होता है म्यू नॉट आई इनसाइड के। ठीक है, इसके जो एप्लीकेशंस हैं वो एप्लीकेशंस क्या क्या हैं? तो सबसे पहला एप्लीकेशन इसका है लॉन्ग करंट कैरिंग वायर की वजह से, बी ड्यू टू लॉन्ग करंट कैरिंग वायर, लॉन्ग करंट कैरिंग वायर। तो लॉन्ग करंट कैरिंग वायर देख लीजिए, मान लीजिए करंट कैरिंग वायर है, ये इनफाइनाइट तक जा रहा है। अब यहाँ से एक हम लूप ले लिए, क्या ले लिए, कितने दूरी पर, आर पर। तो यहाँ पर हमको निकालना है, तो करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, मान लेते हैं करंट किधर जा रहा है, ऊपर की तरफ। तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा, है ना। तो देखा जाए तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, क्रॉस, और यहाँ पर कैसा होगा, डॉट। ओके, तो ये मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो सिंपली हम क्या लगाएंगे, बी डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई है करंट इसमें, तो आई। अब देखो बी तो बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेट जब करेंगे डी एल को तो ये 2 पाई आर बन जाएगा। तो बी इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। ये हमारा आ गया इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर की वजह से। इसके बाद जो आता है वो आता है सोलेनॉइड की वजह से। सोलेनॉइड देख लीजिए ऐसे होता है। सोलेनॉइड के जो एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड होता है, सोलेनॉइड पे दोनों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होता है, अंदर एक्सिस पर और बाहर की तरफ, इस रीजन में भी और इंटरनल रीजन में भी। मान लीजिए करंट ऐसे गया, ठीक है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड इसके एक्सिस पर होता है इनसाइड, वो कैसा होता है, बी इनसाइड कितना होता है, तो वो हो जाता है म्यू नॉट एन आई। अब यहाँ आपको समझना है, आई इसमें फ्लो हो रहा है, करंट है, म्यू नॉट परमेबिलिटी ऑफ मीडियम है फ्री स्पेस का, और एन क्या है, एन है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन लेंथ। ये हमारा हो गया आपका सोलेनॉइड की वजह से। ओके, इसके बाद अगर हम बात करें किसका, टोरॉइड का, ठीक है। टोरॉइड को देख लीजिए, टोरॉइड हमारा ऐसे होता है, ठीक है। ये टोरॉइड में करंट गया और ऐसे करंट बाहर निकले। तो टोरॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होता है बी, वो होता है म्यू नॉट, यहाँ हो जाएगा 2 पाई सॉरी एन बाई आई, तो करंट इसका है ही 2 पाई आर। यहाँ पर 2 रेडियस होता है, एक इनर होता है और एक होता है आउटर, इनर और आउटर। तो आर जो होता है वो एवरेज होता है, क्या होता है, इनर प्लस आउटर बाई 2, यहाँ से निकला हुआ आर होता है। अब यही हमारा लेंथ बन जाएगा, तो इसको अगर हम चेंज करना चाहें तो ये हो जाएगा म्यू नॉट एन आई। अब यहाँ पर स्मॉल एन क्या है, स्मॉल एन है नंबर ऑफ टोटल टर्न्स एन है, और कितना लेंथ है 2 पाई आर, तो ये आ जाता है हमारा। तो ये टोरॉइड की वजह से था और ये सोलेनॉइड की वजह से। टोरॉइड की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होता है कन्फाइंड होता है, सर्कुलर लूप में ही रहेगा, और टोरॉइड की वजह से इसके एक्सिस पर होता है, जैसे सर्कुलर के केस में हम लोगों ने देखा था। तो फटाफट आप यहाँ तक नोट कर लीजिए। इसके बाद हम बात करेंगे फोर्स बिटवीन 2 पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स, ठीक है। तो आई होप आपने इनको नोट कर लिया है। अब हम आगे बढ़ेंगे। एम्पियर सर्किट लॉ के जितने भी एप्लीकेशंस थे उनको हम लोगों ने देख लिया। अच्छा, इस पे एक क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन इस पे आता है एनसीईआरटी, आप जरूर से ज़रूर ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो अब हम बात करेंगे किसके बारे में भाई, तो हम बात करेंगे अब 2 पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स के बारे में। 2 पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स। टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स, ठीक है। तो यहाँ पर देखें 2 पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स हैं लाइक दिस, ओके। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, d, ओके। इसमें करंट आ रहा है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, इसमें भी करंट इधर जा रहा है, इसमें करंट आ रहा है I1 I2, ओके। और दोनों इनफाइनाइटली लॉन्ग हैं, कैसे हैं, इनफाइनाइटली लॉन्ग। अब देखो ये दोनों में क्या फोर्स लगता है, कैसे लगता है, इसको समझने के लिए एक एक करके समझते हैं, ठीक है। अब देखो इस वायर पे कुछ एक लेंथ ले लेते हैं, दोनों के लिए L ले लिया, ठीक है। इस वायर पे अगर फोर्स लगेगा तो मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए, तो मैग्नेटिक फील्ड इस वायर के लिए कौन देगा, ये वाला इसको मैग्नेटिक फील्ड देगा।
और फिर इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इसकी वजह से इस पर फोर्स लगेगा। उसी तरीके से इस पे जो फोर्स लगेगा तो मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए, तो मैग्नेटिक फील्ड कौन देगा, ये वाला देगा इस पे, तो इसकी वजह से इस पे फोर्स कितना लगेगा यही बताना है। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले हमको निकालना है बी, तो यहाँ लिखेंगे बी ऑन 1 ड्यू टू 2। तो यहाँ से इस दूरी पर इन्फाइनाइटली लॉन्ग वायर है, फॉर्मूला क्या होता है बी का, अभी तो निकाला था म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। तो रखते हैं इन्फाइनाइट के लिए क्या होता है, तो यहाँ हो जाएगा B12 कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड रख देते हैं, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट I2 अपॉन 2 पाई डी। ओके, बढ़िया है। फोर्स कितना लगेगा ऑन 1 ड्यू टू 2, तो फोर्स लगता है ILB जो फार्मूला है, तो लेंथ तो L है, करंट यहाँ I1 का है तो 1 हो जाएगा यहाँ ऑन 1 ड्यू टू 2, तो रख देते हैं, तो कितना हो जाएगा म्यू नॉट I1 I2 L अपॉन 2 पाई डी। अब ये फोर्स किधर लग रहा है तो ये देखना पड़ेगा। मैग्नेटिक फील्ड ये किधर है, तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ अंगूठा किए, इधर तो मिल रहा है अंदर, इधर किधर मिल रहा है बाहर, तो मैग्नेटिक फील्ड हमारा कैसा है डॉट। तो जब मैग्नेटिक फील्ड डॉट है तो फोर्स कैसा लगेगा, ILB होता है, तो I ऊपर फोर्स इधर लगा, यानी फोर्स जो लगेगा वो किधर लगेगा, इस तरफ। ये पहला हो गया। चलो दूसरा देखते हैं। दूसरे के लिए वापस से हमको निकालना पड़ेगा इस पर, इसकी वजह से कितना है मैग्नेटिक फील्ड ऑन 2 ड्यू टू 1, और किधर है नीचे की तरफ, तो यहाँ हमने लगा दिया क्रॉस, कितना होगा म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई डी। ओके, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा I2L B ड्यू टू 1, तो जब रखते हैं तो ये हो जाएगा म्यू नॉट I1 I2L अपॉन 2 पाई डी। इसका डायरेक्शन कैसे निकालें, तो यहाँ पर देखिए फील्ड कैसे है नीचे, तो ये नीचे फोर्स इधर लग रहा है, तो फोर्स किधर लगा इधर, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। ये दोनों फोर्सेस बराबर है, इसका मतलब ये न्यूटन्स एक्शन रिएक्शन पेयर है। क्या है, F12 इज इक्वल टू माइनस का F21, तो इसको न्यूटन्स एक्शन रिएक्शन भी बोला जाता है, पेयर भी बोला जाता है। एम्पियर का डेफिनेशन यहाँ से भी आता है। 1 एम्पियर के लिए हम बोलेंगे कि जब 2 वायर्स, ठीक है, जब 2 वायर्स, ठीक है, 1 मीटर की दूरी पे रखे हों, D इज इक्वल टू कितना 1 मीटर, ठीक है, और उनमें क्या कहते हैं जो फोर्स लगता हो वो फोर्स कितना लगता हो, 2 इंटू जो फोर्स लगता हो, फोर्स कितना लगता है 2 इंटू 10 के पावर -7 न्यूटन, तो हम कहेंगे कि I1 और I2 में कितने का करंट फ्लो कर रहा था 1 एम्पियर का। इसको आप देख लेंगे NCERT से, बहुत अच्छे से दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पैरेलल। हाँ, तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आपको और देखना है जिसको हम लोग बोलते हैं पैरेलल करंट अट्रैक्ट्स ईच अदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। पैरेलल करंट अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक। एंटी पैरेलल करंट रिपेल ईच अदर। हम लोग बात कर रहे थे कि जो पैरेलल करंट्स हैं वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं ईच अदर को, और यानी यहाँ पर देखा जाए तो ये दोनों एक दूसरे को करीब लाने की कोशिश कर रहे हैं, और एंटी पैरेलल करंट रिपेल ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे को बाहर ढकेलते हैं। ये ठीक उल्टा होता है जैसा हमारे चार्ज में हुआ करता था। हमारे चार्ज का कॉन्सेप्ट क्या है, तो चार्ज का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि सेम नेचर के चार्ज रहेंगे तो वो दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और वहीं पर डिफरेंट नेचर ऑफ चार्ज रहेंगे तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करता है, नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करता है, और नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो ये सिचुएशन था हमारा। तो इसके बाद अब हम बात करेंगे आगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक मोमेंट। जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हुआ करता था वैसे ही यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट होता है, उसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है उसको देखते हुए फिर हम लोग टॉर्क देखेंगे कि कोई भी अगर करंट कैरिंग लूप रखा हुआ है तो उस पर टॉर्क कितना लगेगा। इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैग्नेटिक मोमेंट को देख लेते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट देखा जाए तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसको m वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, कहीं कहीं छोटका m भी इसको लिखा जाता है। ठीक है, तो ध्यान रहे ये हो जाता है NIA। ठीक है, n क्या है तो यहाँ पर लिख देते हैं स्मॉल m क्या है, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक मोमेंट। ओके, n क्या है नंबर ऑफ टर्न्स,
नंबर ऑफ टर्न्स, आई क्या है, करेंट इन द लूप, लूप में कितना करंट फ्लो कर रहा है वो है। वहीं पर ए क्या है, एरिया ऑफ द लूप, लूप का एरिया कितना है वो है। अब फॉर एग्जांपल जैसे देखा जाए, डायरेक्शन इसका कैसे पता करेंगे, तो आर एच टी आर से, आर एच टी आर से हमको क्या मिल जाएगा, डायरेक्शन, डायरेक्शन, ठीक है। आर एच टी आर का मतलब हुआ राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये कोई हमारा सर्कुलर लूप है और इस लूप में करंट आई फ्लो कर रहा है, इसका रेडियस कितना है बच्चों, आर है, आर इसका रेडियस दिया हुआ है, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, अगर एन की वैल्यू यहाँ पर कितनी दे रखी है, 1 बोले तो एक टर्न दिया हुआ है, कितना टर्न है, सिर्फ और सिर्फ एक टर्न है। तो यहाँ पर एम वेक्टर जो होगा वो कैसा हो जाएगा, वो हो जाएगा एन आई ए, एन की जगह 1, आई की जगह आई, इसकी जगह पाई आर का स्क्वायर, ओके। और इसका डायरेक्शन कैसा होगा, तो डायरेक्शन निकालने के लिए राइट हैंड थंब रूल। अब कैसे चेक करेंगे, तो करंट की तरफ अपनी उंगलियों को फिराएंगे और थंब क्या बताएगा, मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन। तो मैग्नेटिक मोमेंट किधर आ रहा है, डॉट, तो यहाँ पर ऊपर लगा देंगे डॉट, इसका मतलब ये बाहर की तरफ है। तो ये चीज़ हम करते हैं इसमें मैग्नेटिक मोमेंट में। अब बारी आती है मैग्नेटिक टॉर्क की, है ना। तो टॉर्क, टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग लूप, करंट कैरिंग लूप placed in uniform magnetic field, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई हमारा करंट कैरिंग लूप है तो उस पर कितना टॉर्क लगेगा, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये हमारा, यहाँ पर हम जनरल केस की बात करेंगे, इधर से करंट गया, इधर से आया, ठीक है, ये नॉर्थ है, ये अपना साउथ है, ठीक है। तो ये टॉप व्यू है, साइड व्यू अगर आप देखेंगे तो साइड व्यू आपको ऐसे दिखाई देगा, ठीक है। एक फोर्स लग रहा होगा ऊपर जो कितना होगा, आई एल बी के बराबर होगा, दूसरा लग रहा होगा, मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक कितना है, तो ये है ए, और यहाँ से यहाँ तक कितना है, तो मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक बी है, ठीक है। तो ऐसा गिवन है आपको। तो यहाँ पर एक फोर्स लग रहा होगा, मैग्नेटिक फोर्स ऊपर की तरफ, और यहाँ पे लग रहा होगा नीचे की तरफ। इस तरफ डायरेक्शन है बच्चों मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर का, और इस तरफ डायरेक्शन है एम वेक्टर का, इन दोनों के बीच का एंगल है थीटा। एम वेक्टर यहाँ पर क्या बता रहा है, तो एम वेक्टर यहाँ पर बता रहा है मैग्नेटिक मोमेंट को, बी बता रहा है मैग्नेटिक फील्ड को, और ऐसे टॉर्क लग रहा है। तो अगर आपसे पूछा जाए एफ नेट कितना होगा, जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड वाले केस में होता था, तो एफ नेट 0 है, लेकिन नेट टॉर्क 0 नहीं है, और वो कितने के बराबर होता है, वो होता है एम क्रॉस बी। इसको अगर आप लिखना चाहें तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एम बी साइन थीटा, ये हमारा आता है टॉर्क, ठीक है। समझ में आ रही बात। एम को आप लिख सकते हैं मैग्नेटिक मोमेंट है, तो इसकी वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगी एन आई ए से। तो ये हमारा टॉर्क है। टॉर्क कैसा होता है, किस तरफ लगता है, कैसे निकालेंगे, तो ये देखो क्रॉस प्रोडक्ट है ना, यहाँ पर भी हम आर एच टी आर का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, आर एच टी आर। आर एच टी आर का मतलब राइट हैंड थंब रूल, जहाँ क्रॉस प्रोडक्ट आया वहीं आर एच टी आर आ जाता है, राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। तो ये हमारा टॉर्क का कॉन्सेप्ट था। अब हम बात करेंगे, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। तो फटाफट आप पहले इसको नोट कर लीजिए। अच्छा, एक चीज़ इसमें और, ये टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, तो टॉर्क मैक्सिमम कब होगा भैया, ये तब होगा जब एम बी साइन 90 डिग्री का एंगल बने। तो ये हो गया एम बी, तब ये टॉर्क मैक्सिमम हो जाएगा, यानी थीटा की वैल्यू 90 होगी तब। ओके, अब आगे बढ़ सकते हैं। सो लेट्स गो अहेड। तो अगला टॉपिक है हमारा मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ए रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहाँ पर हम दो टर्म सीखेंगे। पहला टर्म है हमारा जिसको गायरोमैग्नेटिक रेशियो बोला जाता है, ठीक है। टॉपिक का नाम है मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मान लेते हैं कि ये कोई यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन है अपना, ऐसे रिवॉल्व कर रहा है v से, रेडियस वेक्टर इसका स्मॉल r दिया हुआ है, ठीक है।
तो यहाँ पर ये रिवॉल्व कर रहा है, तो रिवॉल्व करने के लिए लेट कर लेते हैं v से रिवॉल्व कर रहा है, तो i इज इक्वल टू क्या होता है, i इज इक्वल टू होता है डेल्टा q अपॉन डेल्टा t। तो यहाँ पर लिख देंगे e अपॉन टी, टी माने टाइम पीरियड, टी माने टाइम पीरियड, एक चक्कर काटने में कितना टाइम लगेगा, तो 2 पाई r बाई v लगेगा। इसको उठा के इसमें रखा जाए तो i इज इक्वल टू मिलेगा ई वी अपॉन 2 पाई r, ये हमारा आ गया करंट। अब इसको बोलते हैं मैग्नेटिक मोमेंट। किधर आएगा ये, तो इधर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो जस्ट इसके उल्टा आएगा, उल्टा बोले तो क्रॉस आएगा, तो ये क्रॉस हो गया। इसको बोलते हैं मैग्नेटिक, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट इसको बोलते हैं, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। इलेक्ट्रॉन का जो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट है, मतलब इलेक्ट्रॉन जब अपने ऑर्बिट में घूम रहा है उस वक्त कितना है, तो वो निकालने जा रहे हैं। तो उसका फार्मूला क्या होगा, तो उसका फार्मूला होता है, यहाँ नोटेशन पे मत जाना, नोटेशन जिसके लिए उसका नाम मैंने लिख दिया है, तो ये हो जाएगा आपका NIA होता है। तो n की जगह हम 1 भरेंगे, i की जगह हम रखेंगे EV अपॉन, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 पाई r, और एरिया कितना है हमारा, तो एरिया है हमारा पाई r का स्क्वायर। पाई ने पाई को कैंसिल किया, एक r ने एक r को मारा, तो ये हो गया EVR अपॉन 2। ठीक है, ये हमारा बचा, तो ये हमारा हो गया म्यू का फार्मूला। अब यहाँ से देखो, एक तो ये आया, यहाँ पर हम अब यूज़ करने जा रहे हैं लीनियर एंगुलर मोमेंटम का कॉन्सेप्ट, एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम का कॉन्सेप्ट जब हम यूज़ करेंगे तो कितना हो जाएगा, एल वेक्टर जो होता है वो होता है MVR होता है, ठीक है, MR क्रॉस V होता है, ओके। ये तो R क्रॉस V करोगे तो देखो तुमको किधर मिल रहा है, R क्रॉस V करेंगे तो ऊपर मिल रहा है और वो नीचे है, तो यहाँ नेगेटिव साइन के साथ हम लिख देंगे, देखो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, देखना मल्टीप्लाई करेंगे m से ऊपर नीचे, तो यहाँ हो जाएगा EMRV अपॉन 2m, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई किए, ये बन जाएगा हमारा L, तो ये हो जाएगा म्यू, यहाँ माइनस EL वेक्टर अपॉन 2me। अब यहाँ से देखो एक रिलेशन बनेगा L वेक्टर और ये हो गया E बाई 2me, तो ये वेक्टर फॉर्म में है हमारा, ठीक है। अगर मैग्नीट्यूड निकालने को जाएंगे हम तो मैग्नीट्यूड हमारा ये आएगा, यहाँ से हटा दो वेक्टर। अब ये अपने आप में कैसी क्वांटिटी, फिक्स क्वांटिटी है, इसी को हम लोग बोलते हैं जायरो मैग्नेटिक रेशियो। क्या बोलते हैं, जायरो मैग्नेटिक रेशियो, जायरो मैग्नेटिक रेशियो। अब ये जायरो मैग्नेटिक रेशियो कितने के बराबर होता है, तो इसकी वैल्यू होती है, जस्ट सेकेंड, इसकी वैल्यू होती है 8.8 इंटू 10 के पावर 10, 8.8 इंटू 10 के पावर 10 कूलाम पर केजी, कूलाम पर केजी, ये हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ से एक नया कॉन्सेप्ट आता है बाई बोर्स मॉडल। बोर्स मॉडल से हम लोग क्या जानते हैं, बोर्स ने हमको क्या बोला था, बोर ने बोला था L इज इक्वल टू NH बाई 2 पाई, NH बाई 2 पाई, तो ये हो गया 2 पाई। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इसकी वैल्यू यहाँ पर रखते हैं ये वाले फार्मूले में, तो ये हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ले लिए E, L की वैल्यू रख दिए NH अपॉन 2 2 जा 4 पाई ME, N इज इक्वल टू 1, तो इसको बोलते हैं बोर मैग्नेटॉन। क्या बोलते हैं, बोर मैग्नेटॉन। जब N की वैल्यू 1 रखेंगे तो बोर मैग्नेटॉन, तो ये बोर मैग्नेटॉन जो है हमारा वो कितना होगा, तो इसकी वैल्यू होती है 9.27 इंटू 10 के पावर 9.27 इंटू 10 के पावर माइनस 24 एम्पियर मीटर। ध्यान रहे मैग्नेटिक मोमेंट का जो यूनिट होता है वो एम्पियर मीटर होता है ना, ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो ये हमारा आ गया बोर मैग्नेटॉन। वन बोर मैग्नेटॉन में यानी 1 BM में कितना हो जाएगा, तो 1 BM में होगा 9.27 इंटू 10 के पावर माइनस 24 एम्पियर मीटर। ये हमारा एक आया रिलेशन। अब इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा गैल्वेनोमीटर, उसको हम लोग अच्छे से करेंगे। तो पहले फटाफट आप इनको नोट कर लीजिए ताकि हम गैल्वेनोमीटर आपको अच्छे से बता पाएँ, ठीक है। चलिए, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। तब आइए गैल्वेनोमीटर की कहानी थोड़ी समझते हैं, खूब बढ़िया से डायग्राम बना वगैरह के देखते हैं गैल्वेनोमीटर क्या होता है। इसी को मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर भी बोलते हैं, शॉर्टकट में MCG बोलते हैं, नॉट मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड। MCG फिजिक्स में मतलब हुआ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, ठीक है।
तो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ठीक है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर शॉर्टकट में इसको बोला जाता है MCG। देखिए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की जो बनावट होती है उसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। ये ऐसा एक रहता है, यहाँ पर रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया जाता है। ठीक है, ऐसे रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया जाता है। अब इसमें वाइंडिंग्स लगी रहती हैं ऐसे, और यहीं पर एक स्प्रिंग लगा रहता है फिक्स्ड, और इसमें लगा रहता है एक पॉइंटर, जो पॉइंटर इन ग्रेजुएशंस पर घूमता है। ऐसे घूमता है। ठीक है, तो ये होता है हमारा मेजरमेंट। अब यहाँ पर स्प्रिंग है, टॉर्सनल स्प्रिंग है। ठीक है, तो एक टॉर्क यहाँ पर जो आता है वो आता है मैग्नेटिक टॉर्क। जैसे ही करंट आएगा, करंट की वजह से मैग्नेटिक टॉर्क आएगा। दूसरा टॉर्क स्प्रिंग लगाता है। तो यहाँ पर एट इक्विलिब्रियम के केस में अगर हम बात करें तो टॉर्क ड्यू टू स्प्रिंग बराबर हो जाना चाहिए टॉर्क ड्यू टू मैग्नेटिक। ठीक है, तो स्प्रिंग का टॉर्क कितना होगा? तो स्प्रिंग का होता है के थीटा। कितना? के थीटा। के को बोलते हैं टॉर्सिनल कांस्टेंट, आगे बताएंगे। यहाँ हो जाएगा NAB। ठीक है, ये हो गया। अब इसको थोड़ा सा हम अच्छे से लिखने जाएं तो ये हमारा हो जाएगा N की जगह N, A की जगह होगा पाई आर स्क्वायर। जैसा हमको जरूरत पड़ेगा वैसा रख लेंगे। NAB हो गया हमारा। ठीक है, तो यहाँ से हमको क्या निकालना है? यहाँ से हमको निकालना है NAB, और यहाँ पर हो गया I। एक बार अच्छे से लिख देते हैं, NIAB। ये हमारा हो गया। क्यों ऐसा हो गया? टॉर्क का फॉर्मूला होता है MB, M को लिखते हैं NIAB। तो ये आ गया हमारा। ठीक है, अब देखो यहाँ से हमको थीटा बाई आई निकालना है। तो ये हो जाएगा NAB अपॉन के। थीटा बाई आई को बोलते हैं करंट सेंसिटिविटी। क्या बोलते हैं इसको? करेंट सेंसिटिविटी। ठीक है, इधर मैं लिख दे रहा हूँ करंट सेंसिटिविटी डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट इज कॉल्ड करंट सेंसिटिविटी। के क्या है यहाँ पर? तो के है हमारा टॉर्सिनल कांस्टेंट। ठीक है, स्प्रिंग कांस्टेंट है, गिवन रहता है जनरली। अब देखो अगर हम इफ़ n को हमने 2n कर दिया तो हमारा जो थीटा बाई आई है ये भी क्या हो जाएगा? 2 इंटू थीटा बाई आई हो जाएगा। मतलब अगर हम टर्न्स को डबल कर देंगे तो हमारा जो करंट सेंसिटिविटी है वो डबल हो जाती है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? करंट सेंसिटिविटी बोलते हैं। करंट, अगर नीचे नहीं लिखा होगा तो मैं यहाँ लिख देता हूँ करंट सेंसिटिविटी। ठीक है, इसके बाद आता है वोल्टेज सेंसिटिविटी। वोल्टेज, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी भी ऐसे ही होता है। ओम्स लॉ का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, मार्कर यहाँ पर अपना दम तोड़ते हुए। खैर लास्ट टॉपिक भी है ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ इज इक्वल टू हम क्या जानते हैं? V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, तो I इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं? V बाई आर लिख सकते हैं। तो रखते हैं थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा V बाई आर इज इक्वल टू फार्मूला है NAB अपॉन के। यहाँ से देखो R ऊपर चला जाएगा तो थीटा बाई V इंटू आर इज इक्वल टू NAB बाई के। यहाँ से देखो थीटा बाई V को बोलते हैं वोल्टेज सेंसिटिविटी, और NAB अपॉन के इंटू आर, ये हमारा आ गया। अब यहाँ से देखो अगर हम n को डबल करेंगे, n को हमने क्या किया? डबल किया, तो r भी हमारा क्या हो जाएगा? दुगना हो जाएगा। r माने रेसिस्टेंस दुगना हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि n बढ़ेगा डबल तो r भी डबल होगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारा ये जो है वो चेंज नहीं होगा, नॉट चेंजेस। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से हो सकता है पूछा जा सकता है क्वेश्चन। फटाफट आप इतना नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए आई होप आपने यहाँ तक नोट कर लिया। तो ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे हमारे किससे रिलेटेड? गैल्वेनोमीटर से। अब हम देखेंगे कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर। यहाँ पर गैल्वेनोमीटर को हमको दो पार्ट में कन्वर्ट करना होता है, एक एमीटर में और एक वोल्टमीटर में। तो आइए फटाफट कन्वर्जन देख लेते हैं, और उसके साथ हमारा आज का जो ये टॉपिक है पूरा समाप्त हो जाएगा। कन्वर्जन ऑफ
कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर, ठीक है। पहला एमीटर में, जितना मैं बता रहा हूँ ये समझ लो, एकदम डायरेक्ट ऐसे पूछा जा सकता है, ठीक है। एमीटर, तो एमीटर के लिए देखो मान लेते हैं ये हमारा क्या हो गया, गैल्वेनोमीटर की डिवाइस हो गई हमारी। अब गैल्वेनोमीटर की अपनी रेटिंग होती है, इतना करंट जाएगा और इसका रेसिस्टेंस कितना है G, ठीक है। और अगर हमको इसको एमीटर बनाना है देन वी हैव टू ऐड ए वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ रेसिस्टेंस विथ पैरेलल, और इस रेसिस्टेंस को बोला जाता है शंट। क्या बोला जाता है? शंट। तो अब हम इससे करंट फ्लो करा रहे हैं I, कितना फ्लो करा रहे हैं I, गैल्वेनोमीटर में गया IG, इसमें कितना जाएगा I माइनस IG, और पैरेलल वाले सर्किट में जितना इसका पोटेंशियल होगा उतना इसका होगा। तो क्या लिखेंगे, VG बराबर हो जाएगा VS, VG कितना होगा IG इंटू जी, ये कितना हो जाएगा I माइनस IG इंटू S। S निकालना रहता है, शंट रेसिस्टेंस इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शंट रेसिस्टेंस। बहुत ही छोटी वैल्यू होती है, वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल वैल्यू, इसलिए कहते हैं ताकि ये हमारा जलने से बच जाए और मेजरमेंट हो जाए। तो यहाँ पर जब हम रखेंगे तो कितना हो जाएगा, S इज इक्वल टू हो जाएगा IG अपन G, I माइनस IG। यहाँ पर ध्यान देने वाली चीज़ जो आपके लिए है, IG गैल्वेनोमीटर का रेटेड करंट है, G जनरली मिली एम्पियर में होता है गैल्वेनोमीटर का, G रेसिस्टेंस है गैल्वेनोमीटर का, I जो हमको मेज़र करना है ये एमीटर में होता है, मिलीमीटर में नहीं होता, और ये करंट वापस से किसका, गैल्वेनोमीटर का। S क्या है? शंट रेसिस्टेंस जो आप जोड़ेंगे। अब इसके हेल्प से आप इसको कन्वर्ट कर लेंगे वोल्ट एमीटर में। अगर हमको वोल्टमीटर में करना हो, किस में करना हो, वोल्टमीटर में, तो वोल्टमीटर में करने के लिए हम क्या करेंगे, बहुत ही बड़ा अमाउंट ऑफ रेसिस्टेंस हम सीरीज़ में ऐड करते हैं। किस में ऐड करते हैं? सीरीज़ में, ठीक है। और जो वोल्ट हम मेज़र करेंगे वो वोल्ट कितना होगा हमारा, तो मान लेते हैं वो वोल्ट है हमारा V, ओके। अब देखो इसके अबाउट जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो गैल्वेनोमीटर का, इसके अबाउट जो होगा वो R का होगा, और ये V दोनों के बराबर होगा। करंट इससे कितना जा रहा है, IG जा रहा है। तो अभी हम क्या करेंगे, VG इज इक्वल टू कितना होगा, IG इंटू जी, VR इज इक्वल टू कितना होगा, IG इंटू R। तो V इज इक्वल टू कितना होगा, VG प्लस VR। अपने को V निकालना है यानी R निकालना है। खैर रखते हैं, यहाँ हो जाएगा IG G प्लस IG R। यहाँ से IG बाहर ले लेते हैं, तो ये हो जाए G प्लस R, और यहाँ से बाहर हो गया IG, ठीक है। लेकिन इससे कोई फ़ायदा नहीं है, अपने को R निकालना है, तो R की तरफ हम बढ़ेंगे। इस पूरे को इधर भेज दो, तो ये हो जाएगा देखो V माइनस IG G, और यहाँ बचा IG अपॉन R। R निकालने के लिए दोनों तरफ डिवाइड मारेंगे, तो R इज इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन IG माइनस IG G अपॉन IG। IG ने IG को मार डाला, माइनस G, तो ये हमारा आ गया R। तो अगर हमको गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना है देन हमको R को सीरीज़ में जोड़ना पड़ता है, और हैवी रेसिस्टेंस होता है, बहुत बड़ा रेसिस्टेंस होता है, इनका प्रैक्टिकल परफॉर्म भी होता है, और यहाँ पर बहुत ही छोटे रेसिस्टेंस को हमको सीरीज़ में ऐड करना होता है, ठीक है। तो आई होप आपने इनको समझ लिया है, आप फटाफट नोट कर लीजिए। चलिए ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोगों ने ये देखा कि फोर्थ चैप्टर में जितने भी हमारे क्रक्स पॉइंट्स थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे एनसीईआरटी के रिगार्डिंग, उन सभी पॉइंट्स को हम लोगों ने कवर किया, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। और अगर आपको समझ में आया, थोड़ा सा भी मैंने हेल्प किया आपका, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक ज़रूर कर दें, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया इन केस तो आप सब्सक्राइब कर लें, और ऐसे ही देखते रहें, सीखते रहें, क्योंकि जब तक सीखने का जज्बा है तब तक जीतने का जज्बा है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।